पूरा ऊपर हो जाता है। और जैसे आप नदी पे भी आप देखते हो तो वाटर में स्मॉल अप डाउन आपको नजर आते हैं। आप किनारे पे खड़े हो जाते हो तो वहां पे आपकी लहरें बढ़ती हैं। लहरें जो हिंदी में हम भाषा बोलते हैं कि लहरें, ये लहरें क्यों बढ़ती है? एयर के कारण सर। विंड स्पीड की वजह से सर। किसने बताया ये? सर अमित, मैं विंड स्पीड की वजह से वेव्स जनरेट होती है सर सरफेस पे। यस, तो जो रीजंस बहुत हैं, बट जो मेन रीजन है, तो मेन रीजन इसका है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू विंड। जब हमारी विंड जो फ्लो करती है वाटर के ऊपर और उस फ्लो के कारण फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है वाटर के अपर लेयर में और विंड के कारण, तो उससे हमारा वो जो अपर लेयर का वाटर है वो थोड़ा सा लोअर लेयर के वाटर से विंड की डायरेक्शन के अंदर ज्यादा स्पीड से चलता है। ड्यू टू दैट आपका वेव्स की जनरेशन होती है। अब ये वेव्स जो विंड जो है, ये विंड क्यों चलती है? व्हाई विंड इज फ्लोइंग? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से? अर्थ के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सर। टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होता है विकास? हाँ सर, एयर प्रेशर एक जगह पे कम होता है, दूसरी जगह पे ज्यादा होता है, तो इस वजह से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो करते हैं विंड्स। ये क्यों? व्हाई दिस देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस? एक ये भी हो सकता है, जो ओजोन लेयर, जो ओजोन होल है, उसकी वजह से जो मतलब सन्स की जो डायरेक्ट रेज पड़ती है, उसकी वजह से जो हीट जनरेट होगी वो वहां पर ज्यादा होगी। इंजीनियर साहब रुको, आप बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गए, ओजोन में जाने की ठीक है सर, ठीक है सर। ये इसकी वजह से क्योंकि ना हमारा जो वाटर है वो गुड एब्जॉर्बर हीट, जो लैंड है वो गुड एब्जॉर्बर हीट का, और वो जो वाटर है वो कम एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट कम करता है, एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेता है। यस, विकास ने ठीक बताया। ये इसलिए होता है, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मान लो आप किसी मोन्यूमेंट को कहीं पे आप जाते हो और वहां पे जैसे जो पत्थर है वो दो टाइप के लगे हो। मान लो एक व्हाइट पत्थर लगा है और एक ब्लैक पत्थर लगा है। तो जब आप आप कौन से पे, गर्मी के दिनों में आप कौन से पत्थर पे चलना पसंद करोगे कि हीट में डायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए हैं? एक ब्लैक पत्थर रखा हुआ है और एक व्हाइट पत्थर रखा हुआ है, तो कौन से पे आप चलना पसंद करोगे नंगे पैर? व्हाइट वाले पे। व्हाइट पे सर। क्यों? क्योंकि ब्लैक गुड ऑब्जर्वर होता है। यस, तो ये जो है ना, ये इसकी अर्थ की रोटेशन के कारण नहीं होती बेटा अनइवन हीट एब्जॉर्बर होती है, बिकॉज की हर एक जो बॉडी है उसका हीट एब्जॉर्प्शन का जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही हमारा, जैसे विकास ने बताया कि जो हमारा वाटर है वो बैड कंडक्टर है हीट का, तो वो हीट को जो एब्जॉर्ब करता है वो बहुत ही कम करता है। इसके उल्टा जो हमारी सॉइल है, अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, वो हीट को वाटर से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इस एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होगा कि जब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब जिस पोर्शन ने कर ली, जो ज्यादा हीट हो गया, तो उसके पास की जो एयर है, उसके नजदीक की जो एयर है वो रेयर हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है, और सॉरी हीट हो जाती है, तो उसके कारण वो रेयर हो जाती है। तो रेयर जो है, जो हीट हुई एयर, वो एयर लिफ्ट करेगी ऊपर की तरफ, वो लेयर ऊपर जाएगी। तो उसको फिल करने के लिए जो हमारी कोल्ड एयर होगी, तो पास में जैसे मान लो सी के किनारे पे आप खड़े हो, तो जो हमारा सॉलिड अर्थ है वो हमारा डे टाइम के अंदर क्या होगा कि वहां पे हीटिंग होगी, वहां पे हीटिंग होके जो हमारी वहां ठंडी हवा थी वो गर्म हुई, वो गर्म होके वो ऊपर उठेगी। और सी, क्योंकि वाटर के ऊपर अर्थ जो सन के कारण जो हीट गिरती है वहां पे हीट कम होती है, वाटर का ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर रहता है। जैसे हमने पिछले उसमें किया था तो 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है वाटर का टेम्परेचर। सो
हाँ भाई। सो जो नाइट के टाइम में जो सी को जो कोस्टल एरियाज हैं, जो सॉलिड लैंड है, ठंडी होती है वाटर के बजाय, तो वाटर का टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट तब भी सेम रहता है, तो तब रिवर्स इफेक्ट हो जाता है, तो तब जो हमारी विंड है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एरियाज। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारी विंड फ्लो करती है। अब ये अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। अच्छा, ये बीच में क्या हुआ? ओके, सो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारा ऑलवेज देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस एट कोस्टल एरियाज, देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ सी एंड टेम्परेचर ऑफ solid land at coastal areas. In daytime, the land this has more temperature than water, and in the night time the reverse happens. So because of this temperature difference, there is always a flow of wind in the coastal areas. और कई जगह पे ये जो फ्लो है, कुछ एरियाज में जैसे कनाडा के अंदर कुछ पोर्शन है, कुछ अफ्रीका के अंदर कुछ पोर्शन है, वहां पे ये फ्लो ज्यादा है, ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, तो वहां पे फ्लो ज्यादा होता है। सो व्हाट इज द अल्टीमेट रीजन फॉर दिस फ्लो ऑफ विंड ऑन अर्थ? तो आवाज आ रही है भाई? यस सर। यस सर। बीच में गायब कैसे हो रही है? कनेक्शन स्टेबल करती है। व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स? Sir, temperature difference on coastal areas and the surface of Earth nearby. बीच में जा रहा है, मुझे लगता है नेट। यस सर। तो अभी आवाज आ रही है आपको? तो यस सर। तो मुझे बताओ, जो अल्टीमेट सोर्स है विंड फ्लो का अर्थ के ऊपर, वो कौन है? अनूप बताएगा। अनूप? यस सर। बताओ बेटा। तो विंड फ्लो का अल्टीमेट सोर्स क्या है? किसके कारण विंड फ्लो करती है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है सर। तो टेम्परेचर डिफरेंस किसके कारण होता है? तो सर लैंड का और वाटर का सरफेस जो है उसका डिफरेंस होता है सर। नहीं, कौन करता है? मेन सोर्स, प्राइमरी सोर्स कौन सा हुआ? यस सोलर सिस्टम सर। सन।
तो अल्टीमेट सोर्स क्या हुआ? सन। यदि सन से हीट नहीं आएगी बेटा तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही नहीं, बिकॉज सन से जो हीट आ रही है उसी को तो एब्जॉर्ब करके हो रहा है। तो जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, विंड एनर्जी, विंड भी जो हमारी वेव जनरेट होती है, वेव जनरेट होती है विंड से, और विंड जो फ्लो करती है दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, एंड टेम्परेचर डिफरेंस अकर्स ड्यू टू सन, क्योंकि सन से जो हमारे एनर्जी आ रही है उसी के कारण हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। जो जैसा हम लास्ट उस तक करते आए हैं कि हमारा जो भी अर्थ के ऊपर अल्टीमेट एनर्जी जो सोर्स है, जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, हम किसी भी उसको यूज करते हैं तो प्राइमरी सोर्स एनर्जी का सन है। इसीलिए शायद हिंदू माइथोलॉजी के अंदर सन को देवता मानते हैं, क्योंकि उसके कारण अर्थ के ऊपर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यदि सन नहीं होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। सो अब वो विंड क्या करेगी? विंड जो फ्लो करेगी तो जो वाटर की अपर लेयर है उसको अपनी डायरेक्शन के अंदर उनके उस मॉलिक्यूल्स को ज्यादा फ्लो करेगी, और जो नीचे की लेयर है वो थोड़ा सा स्लो होगा। इसके कारण वाटर के ऊपर वेव्स बनती हैं, और डीप सी के अंदर भी हम जाते हैं तो वहां पे भी हमें वाटर के अंदर वेव्स मिलती है। तो ये वाटर वेव्स हर जगह है। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ विंड। ओके, सो अब इससे भी क्या एनर्जी हम ले सकते हैं? यस कीर्ति। सर जब सन है तो चीन वाले खुद से क्यों बना रहे हैं सन को, जब एनर्जी तो सन से मिल ही रही है? कौन बना रहे हैं? चीन वाले सर, चाइना से। अरे वो तो एक अलग चीज है ना। वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि नाइट के अंदर जो हम अलग अलग हर एक घर के अंदर अपनी अलग से लाइट जलाते हैं, तो वो हमें ऐसे अलग अलग लाइट ना जलानी पड़े। हम एक अपना ऊपर सैटेलाइट छोड़ लेते हैं जो हमारे चाइना के ऊपर रात के समय हमारे चाइना के ऊपर रहेगा। तो वो जब रहेगा तो उसके कारण हमें लाइट मिलेगी, हमें रात को भी दिक्कत नहीं होगी। बट इस टाइप की जब भी इंसान ने इस टाइप की कोशिशें करी है तो उसमें अर्थ का इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और फिर उसमें प्रकृति अपना किसी न किसी तरीके से उसको करने के लिए, कभी जैसे हमारे हम बात करते हैं विनाश जितने भी आते हैं, जैसे बाढ़ आपने 2013 के अंदर उत्तराखंड के अंदर भयानक बाढ़ आई थी, उसका रीजन भी ये था कि हमने बहुत सारे जो रिवर्स के जो एरिया था उसके अंदर एनक्रोचमेंट कर ली थी। तो जहां पे भी वर्ल्ड के अंदर प्रकृति के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ होती है तो उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े ही भयानक होते हैं। और यदि ऐसा चाइना करेगा तो रात में भी वो चाहता है कि लाइट रहे, तो इससे हमारे जो पेड़ हैं वो पेड़ों का ही सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि पेड़ जिस तरीके से तो ये कोशिश कर रहा है कि पूरा टाइम पेड़ फोटोसिंथेसिस करते रहें, लाइट उनको पूरा टाइम मिलेगी तो पेड़ पूरा टाइम फोटोसिंथेसिस करता रहेगा। तो वो एक इंसान की डिजायर्स खत्म नहीं होती, तो वो अलग अलग है। बाकी हमें हाँ मनु सर वो एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर है सर वो। हाँ वही तो है, होना तो उसी से है ना मनु, जिसको आर्टिफिशियल सन बोलते हैं सर। वो अरे हाँ सर वो फ्यूजन रिएक्टर है वहां का। अरे वो करना तो उसी से चाह रहे हैं ना। बेसिकली जो हमारे पास सन से आ रही है वो भी फ्यूजन से ही आ रही है। लाइट तो फ्यूजन के कारण ही आ रही है सन से, तो वो वही करना चाहते हैं। यस, तो हम उस पे थे। तो अब हम इस वेव से जो एनर्जी है, देखो एनर्जी तो है, हमने अभी तक क्या देखा है कि हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम कोई किसी भी टाइप की एनर्जी है तो एनर्जी की हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो हम अभी जो साइंटिस्ट ने 1973 तक काफी काम हुआ ये करने की कि जो वेव्स की जो एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे लिए वर्ल्ड में जो सबसे सुटेबल एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फॉर्म कौन सी है? दीपक वर्मा। यस सर। कौन सी है बेटा? वर्ल्ड में सबसे कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है? थर्मल सर। नहीं बेटा, एक एनर्जी ऐसी बताओ जिससे थर्मल भी बढ़ जाती है, मैकेनिकल भी, बहुत सारी चीजें उससे हमारी इजीली कन्वर्ट हो जाती है।
प्रीति 2558। सर जो टरबाइन रोटेट करते हैं स्टीम से। सोलर एनर्जी। यस, मेरे ख्याल में आज इसमें मेरे नेटवर्क में कुछ इशू है। अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. Sir, Yes, sir. solar energy is the primary source for all the energies that easily to be converted. यस, नहीं अमित। सर विंड एनर्जी सर। विंड नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर। यस। सो हमारे लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किसी को कन्वर्ट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से आप देखो पूरे होम अप्लायंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ होम अप्लायंसेस, ये हम डायरेक्ट सन की एनर्जी से भी डायरेक्ट सारे नहीं कर सकते, हम विंड की एनर्जी से भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो एक जो मेन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यदि किसी तरीके से हम किसी भी एनर्जी की फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर वो हमारे डेली यूज में जितने भी टाइप से हम उसको यूज करना चाहें वो इजीली हो जाता है। सो मेन एम क्या है हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी का? तो एनर्जी कोई भी एनर्जी है, तो लोग कहता है कि एनर्जी जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो तो कंजर्व रहेगी, बट वी कैन चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। हम एक से दूसरी के अंदर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस कह लीजिए, ट्रांसड्यूसर कह लीजिए, तो कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक आपने एनर्जी की देखी है, जो इस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन के काम आता है, वो क्या है? टरबाइन। तो अपने तो पूरे जो रिसर्च है वो रिसर्च इस बात पे होती है कि कैसे हम, यदि हमारा टरबाइन रोटेट कर जाएगा किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी से, तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर मींस इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इजीली। तो टरबाइन हमारा मेन सोर्स है जिसको हम यूज करते हैं। तो अब जैसे आपने डिफरेंट उसमें देखा, तो एम क्या रहता था कि किसी तरीके से हम या तो स्टीम जनरेट करें या वाटर फ्लो के कारण टरबाइन चले, मीन्स कुछ फ्लूइड का फ्लो होना चाहिए। फ्लूइड मीन्स आइदर एयर और लिक्विड, किसी का कुछ फ्लो होता है तभी हमारा टरबाइन चलता है। तो अब टरबाइन चलने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लूइड की जो क्वांटिटी है, उसकी स्पीड है वो ज्यादा चाहिए, बहुत कम के अंदर टरबाइन नहीं चलेगा। तो ऐसे ही 1973 तक वेव एनर्जी के ऊपर भी काफी रिसर्च हुई, फ्रांस ने काफी रिसर्च की। लेकिन जैसे 1973 के बाद हमारे इस एरिया के अंदर ईरान, इराक और जो मिडिल ईस्ट एरिया है, यहाँ पे ऑयल की काफी रिसर्च हुई, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद इस टाइप की एनर्जीज के ऊपर, अल्टरनेट जो एनर्जीज हैं, तो इसके ऊपर सोचना कम हो गया। तो साइंटिस्ट ने फिर रिसर्च के लिए इसको ग्रांट मिलनी बंद होगी, तो फिर ये एरिया फिर से, तो अभी हमारे पास प्रैक्टिकली इसका कोई ऐसा प्लांट है नहीं जिसमें वेव एनर्जी कन्वर्जन हो। रादर यदि हम वैसे देखें तो जैसे हमने हर एक डिफरेंट एनर्जीज की बात की, वेव एनर्जी भी 100% एक टाइप की जो ये एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके अंदर कोई भी पोल्यूशन नहीं है,
जिसमें हमें करना क्या है कि हमें जो वेव्स फ्लो कर रही है, कंटिन्यूअस जो वेव्स फ्लो कर रही है विंड के कारण, उन वेव्स की एनर्जी का अपने को इस्तेमाल करना है। तो उसमें दूसरा, जैसे हमने बात की टाइडल वेव्स की, जो टाइड्स आते हैं, तो टाइड्स के अंदर जो मेजर जो ड्रॉबैक, जो डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किया, वो डिसएडवांटेज ये था कि इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होता है टाइड में। जब हम डैम बनाते हैं, बेसिकली टाइड को जब हमने उससे एनर्जी को एक्सप्लोरेशन करना है, तो हमने क्या किया था, हमने एक डैम बनाया और डैम के ऊपर वो जो वाटर फ्लो है, जब हमारा हाई टाइड आता है तो डैम वाटर से फिल हो जाता है, और उसके बाद फिर वो वाटर जब हमारा लो टाइड जाता है तो वाटर फिर एक टरबाइन के थ्रू वापस हमारा उसके अंदर जाता है। तो वो दोनों है, तो इनलेट के टाइम भी टरबाइन मूव करता है, आउटलेट में मूव करता है। और कुछ हमने डिस्कस किया जिसमें इनलेट में टरबाइन मूव करेगा बट आउटलेट के अंदर टरबाइन मूव नहीं करेगा, हम डायरेक्ट वाटर को निकाल देते हैं। तो ये इस टाइप का आपने देखा, तो उसके अंदर हमारा जो सी का रीजन है वो कोस्टल एरिया काफी बढ़ जाता है, और जहां पे भी डैम बने हैं, तो डैम एक जहां पे भी बनता है वहां पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, कई गांवों को डुबा देता है। जैसे आपने नर्मदा बचाओ अभियान भी कुछ लोगों ने छेड़ रखा है, तो उसमें क्या है कि डैम बना रहे हैं नर्मदा के ऊपर, तो उस डैम की हाइट ज्यादा होने से तो आसपास के काफी एरिया उसके अंदर वाटर के अंदर डूब जाता है। तो वो एक इकोलॉजिकल जो डिस्टरबेंस है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये वेव्स, जो हमारी वेव एनर्जी जो को यदि हम एक्सप्लोर करने का कोई तरीका निकल आए, तो फिर इससे हमारा इसमें हमको ये तो सी के अंदर ही होगा, इसके अंदर सी से बाहर जो है ना उसके कोस्टल रीजन को हम नहीं बढ़ाते, इसमें सी के अंदर ही हम कुछ ऐसी डिवाइस बनाए जिससे जो कंटिन्यूअस वेव्स आ रही है उन वेव्स से एनर्जी को एक्सप्लोर हम उसको कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो अभी इस पे थोड़ा बहुत काम दोबारा से शुरू हुआ है। 1973 के बाद इस टाइप के सभी प्रोजेक्ट लगभग बंद हो गए थे, क्योंकि ऑयल इजी था, चीप था, तो उस कारण से काफी हमारी इस टाइप की जो रिसर्च थी। लेकिन अब फिर से ऑयल की क्वांटिटी कांस्टेंट है और वो तो कम होती जा रही है, तो ऑयल रिजर्वियर्स जब कम होते जा रहे हैं तो फिर से वर्ल्ड को इस बात की चिंता है, और दूसरा पोल्यूशन के कारण कि हम कैसे दोबारा से ऐसी एनर्जी सोर्स के ऊपर जाएं जो एक तो नॉन पोल्यूटिंग हो, दूसरा वो रिन्यूएबल हो। तो इसके ऊपर पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है। अभी जितनी आप जैसे एनर्जीज की हम बात करते हैं, ऑयल के अलावा जो एनर्जीज हैं, आपने यदि किसी बच्चे ने सोलर ये पहला लिया होगा, सोलर एनर्जी 1 यदि पढ़ा होगा, तो उसमें हम बात करते हैं कि सोलर से जो व्हीकल्स चलते हैं या इलेक्ट्रिकली से, यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है कि एनर्जी को स्टोर करने की। जो हम स्टोर करते हैं वो लिथियम आयन बैटरीज मोस्टली इसके अंदर सबसे एफिशिएंट है, तो लिथियम आयन बैटरीज की फॉर्म में करते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल्स में करते हैं। बट लिथियम की भी वर्ल्ड के अंदर बड़ी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम है, और लिथियम की अपनी कुछ से प्रॉब्लम है अलग से। सो द होल सिनेरियो is focused on to get the renewable energy at cheaper cost. तो चलो इसको फिर हम कल थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि वेव से एनर्जी का क्या तरीका निकल सकता है कि हम वेव से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करें और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो कल थोड़ा बहुत आप भी पढ़ के आना, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ये यूनिट कल हम तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक यूनिट बचेगी सिर्फ कॉल वगैरह वाली, बाकी उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशंस। तो डिफरेंट सभी बच्चों को कोई ना कोई टॉपिक मिलेगा और उसको प्रेजेंटेशन देनी है, और बाकी सबको प्रेजेंट रहना है। अदरवाइज अगले वीक में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर अटेंडेंस, जो बच्चे लेट आ रहे हैं, जो अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस किसी भी कीमत पे पूरी नहीं होगी। सो यू हैव टू टेक केयर, और ज्वाइन कर लिया करो बेटा 9:45 पे, लेट मत किया करो। तो कुछ बच्चे लेट तक करते रहते हैं। सो ऑनलाइन में तो आपको घर ही बैठे रहना है, तो 45 मिनट्स आपको लगानी है सिर्फ, तो वो आप जरूर कर लिया। ठीक है, चलो भाई, हैव ए गुड डे। किसी और कोई और लेट आया हो कोई बच्चा कि अटेंडेंस हो बताए। ओके।
बाय। सर हाँ बेटा, सर असाइनमेंट कैसे सबमिट करने सर जिनके रहते हैं? क्या सबमिट करने हैं? असाइनमेंट सर। वो असाइनमेंट क्यों सबमिट करोगे अब लेट? वैसे तो तुम्हारा कायदे से नाम कट जाना चाहिए था परमजीत, तुम इतने दिन आए नहीं। यदि कोई बच्चा लगातार 10 दिन क्लास में नहीं आता है तो उसका नाम कट जाता है, दोबारा से नाम होता है। वो मैं करता नहीं, अदरवाइज तो तुम सबका मुझे यही देना चाहिए था कि नाम काट दो इनका। लिख लिए तुमने सारे फर्स्ट यस ईयर? सर। हाँ यस सर। चलो देखते हैं, कोविड सिचुएशन और हो जाएगी तो मैं फिजिकली देखूंगा, नहीं तो ठीक फिर है बाद आप अपना सब तक कंप्लीट कर लो। हाँ क्या आपने सर चेक करे थे, मार्क्स भी लगाए सर अभी तक, आप कहते हैं हाँ। अगली क्लास में लगाऊंगा। फोन के लगा देंगे, कल कल पूछ लेंगे कौन कौन बच्चे थे। कीर्ति तुम क्या कर रही थी? सर असाइनमेंट की पूछ रही थी। हाँ अपनी लिख के रखो, भी लूंगा नहीं, तुम क्लास में आए नहीं। लास्ट में देखूंगा, यदि ऑफलाइन हो गया तो फिर वहीं पे चेक करेंगे, नहीं तो लास्ट में ऑप्शन देंगे तुम्हें एक बार। ठीक है बच्चों, ओके।